जय हिंद, जय भारत। हाउ द जोश। हाय सर। हाउ द जोश। हाय सर। चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर पर। मैं आपका अर्पित, आपका एसएसटी का फैकल्टी। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या ही हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला सुविचार से हम स्टार्टिंग करेंगे क्लास की। ठीक है, हमारे पास एक ना कुछ थॉट्स होने चाहिए यार। भाई जिंदगी है, जीनी चाहिए। देखते हैं क्या लिखा है। बड़ी सोच, वाह, बड़ी सोच और महान विचार रखने वाले लोग हमेशा अपने इरादों में सफल होते हैं। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले अपनी क्लास में, आपके लिए कुछ चीज देखने वाले। ओके, ये लीजिए। ओ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। कभी कभी ये पसीने छुड़ा देता है, बिकॉज कभी कभी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। एनसीईआरटी में तो इसकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा टिपिकल सी लगती है कि कभी सिर के ऊपर चला जाता है। इतने सारे एक्सक्यूजेस हमें अपनी क्लास में सुनने को मिलते हैं, पर फिक्र मत कीजिए, हम लोग आपके साथ आ गए हैं। और हाँ, एक बात और कान की बात सुनिए। पता है क्या क्या कि इस बार जो फर्स्ट टाइम, पहली बार YouTube के ऊपर आपको दोनों बाइलैंग्वेज में नोट्स मिलने वाले हैं। हाँ, सही सुना, किसमें? बाइलैंग्वेज में। इसका मतलब ये है जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश साथ ही साथ हिंदी में भी हो जाता है। तो बच्चों को कई बार हमने देखने को मिला है कि बच्चे जो है ना वो लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत में आते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, स्टार्टिंग करेंगे। तो एग्रीकल्चर चैप्टर है, हम इसे पढ़ने क्या वाले हैं पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसके अंदर कल्टीवेशन, कृषि के बारे में। किसके बारे में? कृषि के बारे में। देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश है ऊपर इंग्लिश में रहेगा और नीचे क्या रहेगा? हिंदी में रहेगा। आप देखते जाएंगे टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, जिसे कहते हैं खेती के प्रकार। इसमें हम कौन कौन सी खेती पढ़ने वाले हैं? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। कौन कौन सी? आदिम निर्वाह खेती, गहन खेती और व्यावसायिक खेती। बोर्ड के एग्जाम में यहां से सीधे मतलब डायरेक्ट आंसर्स और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में और 2 नंबर की फॉर्म में आपको इसके अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए और हम आगे और क्या पढ़ेंगे? हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर 3 मेन क्रॉप सीजन जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है ज़ैद या जायद। भारत के अंदर 3 मुख्य जो फसलें हैं, जो 3 मुख्य मौसम है। यहाँ पे मौसम मिस हो गया। ठीक है, मुख्य मौसम वो कौन कौन से रहेंगे? जिसमें वो रहेगी आपकी खेती। एक है रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग रहेगी सबसे पहले आपकी किसके लिए? टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, जिसके अंदर हमने विस्तार देखा क्या? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसे आदिम निर्वाह खेती कहते हैं। इसमें हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? हम इसके बारे में जानेंगे, होती क्या है, क्या करते हैं और इसे क्यों किया जाता है, और कहीं कहीं पर किस किस राज्य में या कहीं कहीं देशों पर इसका क्या क्या नाम है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसमें लिखा है इट इज डन यूजिंग एंशिएंट टूल्स एंड फैमिली लेबर ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इसका मतलब यह है कि जमीन के एक छोटे से टुकड़े के ऊपर, जमीन के एक छोटे से टुकड़े के ऊपर जब कोई किसान या कोई व्यक्ति अपने खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए जो खेती करता है, मतलब उसे वो बेचनी नहीं है। क्या नहीं करनी उसे बेचनी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ खाली उसे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, क्या करने के लिए? अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपना लिवलीहुड के लिए बस वो उसको खेती कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो कौन सी खेती कर रहा है? वो कर रहा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसे बोलते हैं आदिम निर्वाह खेती। इन शॉर्ट फॉर्म में जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि उसका परिवार कितना खाएगा, कहां तक खाएगा। तो इसके लिए वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का स्टॉक के हिसाब से वो अपनी खेती करता है, और जिसके अंदर बस वो उसको यूज ही मतलब सेल्फ कंज्यूम करने के लिए करता है। समझ गए मेरी बात को? इसमें इसे ध्यान रखेंगे, यही बातें इसके अंदर लिखी हुई है। दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। बेटा इसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या है? इस टाइप की जो फार्मिंग होती है, इसके अंदर जो ट्राइबल्स या फिर जो किसान होते हैं वो पहले जमीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं, और साफ करने के बाद वहां पे जो भी बच्चा कुचा होता है उसको बर्न कर देते हैं। हाँ, खेती
खेती करने के लिए जलाते हैं? जी बिल्कुल जलाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? इसे जला देते हैं। जला क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ सालों के बाद अगर इस भूमि को छोड़ दिया जाए तो इससे जो मिट्टी होती है, जो उसकी सॉइल होती है, वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से रिन्यू कर लेती है और स्टोर कर लेती है। इससे क्या होता है? वो मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। समझ गए आप? चलिए, लेकिन हाँ ध्यान रखना, ये वाली जो खेती होती है, इस खेती को कभी कभी पोल्यूशन फैलता है, इससे बिल्कुल फैलेगा। तो कई बार किसी किसी स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो बेटा इसको बैन भी करके रखती है। समझ गए आप? ये बैन भी है खेती। ठीक है, ध्यान रखना इसे। इसका नाम क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्या नाम है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आगे पढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं अलग अलग जगह पर इसी खेती की, किसके? स्लैश एंड बर्न के कौन कौन से नाम है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे की इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी जो भारत है, उसमें इसका नाम क्या है? इसका नाम है झूमिंग कृषि या झूमिंग एग्रीकल्चर। दूसरा नाम है बस्तर, मतलब डीपा, जो कहां पड़ता है? आपका बस्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तीसरा आपका है मिल्पा, जो मैक्सिको और मध्य अमेरिका के लोग इसे बोलते हैं। रोका कहा जाता है इसे ब्राजील में, वहां की आम बोलचाल में से रोका कहा जाता है। रे क्या है आपकी? वियतनाम में इसे लोग रे कहते हैं। और मसोले क्या है? मसोले है आपकी मध्य अफ्रीका, मतलब कि सेंट्रल अफ्रीका के अंदर ये बोली जाती है। मतलब इसके एक चीज ही एक है, काम एक है, लेकिन नाम इसके अनेक है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आता है आपका सेकंड टाइप की जो आपकी कृषि थी, उसका नाम था गहन निर्वाह खेती, इंग्लिश में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या चीज है? इसमें बोला गया है इट इज कैरिड आउट ऑन लैंड विद हाई पॉपुलेशन प्रेशर्स। मतलब एक खेती हुई जिसके अंदर एक किसान ने अपने ही लिए सेल्फ कंजप्शन के लिए खेती की। ओके, लेकिन जो हमारे लिए करी जा रही है वो कौन सी खेती होगी? वो होती है आपकी बेटा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके अंदर जमीन के बहुत बड़े एक टुकड़े के ऊपर खेती की जाती है, जिसके अंदर वो खेती बेचने के लिए होती है। किसके लिए होती है? बेचने के लिए। ठीक है, समझ गए आप? दूसरा, हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट्स एंड इरिगेशंस आर यूज्ड टू अचीव हायर प्रोडक्शन। मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, बिकॉज जनसंख्या बहुत सारी है, सारी जनसंख्या तो खेती नहीं कर रही, तो इसके लिए हायर प्रोडक्शन के लिए वो यहाँ पे क्या यूज करते हैं? यहाँ पे बहुत सारे जैविक रासायनिक आदानों का उच्च खुराक, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में सिंचाई का उपयोग, और उसके किसके अंदर फर्टिलिटी, उर्वरता, खाद का यूज किया जाता है। समझे? रसायन का यूज करते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी आती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग ऐसी फार्मिंग जो व्यवसाय के रूप में जुड़ी हुई है। कैसी जुड़ी हुई है? व्यवसाय के रूप में जुड़ी हुई है। इसके अंदर HYV सीड्स का भी यूज किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर यूज किया जाता है हाई प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, आगे देखिए। प्लांटेशन इज द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच ओनली अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये वृक्षारोपण भी एक प्रकार की व्यवसायिक खेती होती है, जिसमें पूंजी गहन इनपुट का उपयोग करके बड़े पैमाने पर केवल एक ही फसल उगाई जाती है। अब इतनी जो कौन सी कमर्शियल फार्मिंग होती है, इसके लिए नेटवर्क का बहुत अच्छा होना जरूरी है, कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट फैसिलिटीज यहाँ पे रिक्वायर्ड करनी पड़ती है, जैसे कि असम के अंदर चाय और कर्नाटक में कॉफी। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है अब हमारा यहाँ पे सीजन। क्या आता है यहाँ पे? सीजन। कुछ ऋतुओं के अंदर भारत के 3 प्रमुख फसलें पड़ेंगे। पहले का नाम है रबी। आप लोग जानते हैं शुरू से, जिनको नहीं पता वो भी जान लेंगे। बेटा ध्यान रखेंगे, इसका नाम इंग्लिश में भी रबी है और हिंदी में भी इसका नाम रबी है। ठीक है, देखिए सोइंग मतलब बुआई, ये कब बोई जाती है? अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोई जाती है। ये लिखा है सोन अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, और हार्वेस्ट कब ली जाती है? अप्रैल से जून के महीने में इसे काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सी आती है? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम्स, मस्टर्ड, ये सब क्या है? ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब इसके अंदर आते हैं। रबी की फसलें कहलाती हैं। खरीफ क्रॉप्स के अंदर कौन सी आती हैं? ऐसी फसलें जिनको बोआ जाता है मानसून की शुरुआत में, मतलब मई, जून की जुलाई में शुरुआत की जाती है और कटाई हो जाती है सितंबर से अक्टूबर वाली फसलों के अंदर। ठीक है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, ये सब क्या है? ये सब खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। MCQ में आ जाएगा, आपसे पूछेगा, बताइए वीट मतलब गेहूं रबी की क्रॉप है,
या फिर खरीफ की क्रॉप है। समझ गए? हमने तो सर, आप एक सोच रहे होंगे कि हमने तो 2 ही पढ़ी है, ये ज़ेद कहाँ से आ गई, ये ज़ेद कहाँ से आ गई? बेटा ये वो वाली फसलें होती हैं जो पनियाली होती हैं। पनियाली मतलब ऐसी फसलें जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये रबी और खरीफ के जो बीच का जो समय बचता है उस बीच में ये उगा दी जाती हैं। इसके अंदर जैसे तरबूज, ठीक है, कौन सा, वाटरमेलन, ठीक है, ये सब खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां और ये सब चीजें इसके अंदर उगाई जाती है। क्योंकि ये सारी फसलें आप ध्यान से देखिए, ये सब की सब फसलें कैसी हैं, ये पनियाली वस्तु है। कैसी है ये, पनियाली वाली है, पानी वाली है, जिसमें पानी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा बेटा इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा क्या है, वो हमारा मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स का मतलब मुख्य फसलें। आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 से 5 नंबर के अंदर सीधे सीधे एक ही चीज पूछ लेगा। वो पूछेगा, जैसे वो आपसे क्वेश्चन करता है बोर्ड के एग्जाम में, वो आपसे कहेगा कि रोहित नाम का, मोहित नाम का, सोहित नाम का, किसी भी नाम का, बाबू किसी भी नाम का, समझे, किसी भी नाम का एक व्यक्ति है या एक बच्चा है, वो अपने राज्य में चावल की खेती करना चाहता है। बताइए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चावल की खेती, राइस के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका एग्रीकल्चर वहां पर हो सकता है। तो आपको इन सब के बारे में, एक एक फसल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। किससे, अच्छे से पढ़ के जाना है। यहां से बेटा क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांस होते हैं। ठीक है, देखिए चीन के बाद भारत जो है, चीन के बाद भारत जो है दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आफ्टर चाइना इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द स्टेपल्स फूड क्रॉप ऑफ द मोस्ट इंडियंस। सबसे ज्यादा भारतीयों की खाने वाली जो स्टेपल फूड है वो कौन सी है, वो आपकी राइस है। कौन सी है, राइस है। और राइस को उगाने के लिए जो हाई रेनफॉल चाहिए वो चाहिए 100 मीटर से अबव। अब 100 मीटर से अबव का मतलब क्या हुआ बेटा, ये ना एनुअल है। क्या है ये, एनुअल मतलब वार्षिक है। कैसी है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है, मान लीजिए आज इतनी बारिश हुई, अगले दिन इतनी सी बारिश हुई, उससे अगले दिन इतनी बारिश हुई, मतलब पूरे ओवरऑल पूरे साल के अंदर 100 सेंटीमीटर की बारिश जिस एरिया में होती है वहां पर चावल की खेती करना बहुत ज्यादा सही रहता है। ठीक है, समझ गए आप, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, वहां पर तापमान भी तो चाहिए जी। मिट्टी के ऊपर, फसलों के ऊपर, पौधों के ऊपर पानी का, किसका, पानी का, और दूसरा टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तीसरी चीज मिट्टी, सोइल भी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी क्या चाहिए, टेम्परेचर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए। आगे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ऐसे कौन कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा उगाई जाती है बेटा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, तमिलनाडु, असम, केरल एक्सेट्रा। ये सारे ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा चावल को उगाने में सबसे आगे रहते हैं। ठीक है, और इन सब में भी सबसे बात की जाए तो इन सब में भी सबसे ऊपर कौन सा आता है, वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर आता है। अगला आता है आपका गेहूं। क्या आता है ये, गेहूं। इट इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इसने बताया उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की मुख्य खाद्य फसल है गेहूं। उत्तर भारत की, जी हाँ, अगर आपको ध्यान हो तो अगर आप ध्यान दीजिए, ये है हमारा भारत। क्या ये हमारा, ये हमारा बेटा भारत। ऐसे ही बना हुआ है ना भाई, मुझे तो थोड़ा सा ऐसे ही से ध्यान है, ऐसी है ना भाई। चलो ये हो गया हमारा भारत। बेटा भारत में आपको पता है कि ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ क्या जा रही है, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और हमें पता है कि जो कर्क रेखा है उसके जो नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा आता है, ये वाला, जितने भी राज्य पड़ते हैं ये वाले, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो तापमान है वो अधिक रहता है उत्तर भारत के कंपैरिजन में। एज कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है बेटा वो रहता है हाई। कैसा रहता है, हाई। और हमारी जो गेहूं है, क्या है हमारी गेहूं, जो हमारा वीट है, ये जो वीट है इसको क्या चाहिए, ये रबी की फसल है। दूसरी पकने के लिए, मतलब कि मैच्योर होने के लिए, राइप होने के लिए ठंडे मौसम, किसके मौसम की, ठंडे मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है। मतलब चमचमाती, यहाँ पे ब्राइट सनलाइट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ब्राइट सनलाइट इसमें चाहिए। लेकिन बेटा भारत में आप खुद सोचिए, अगर आप नीचे, यहां से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इन द सेंस पूरे 12 के 12 महीने यहाँ पे गर्मी बनी रहती है। कैसी बनी रहती है, यहाँ पे बेटा गर्मी बनी रहती है। इसी वजह से यहाँ पे गेहूं की फसल बहुत ना के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या उगाने के लिए सबसे बेस्ट है, यहाँ पे उगाता है सबसे बढ़िया तरीके से, वो है आपका राइस। क्या उगता है यहाँ पे सबसे बढ़िया, राइस उगता है। इसलिए गेहूं जो है ना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में
और नॉर्थ की तरफ यहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। और हम लोग भी, मैं भी मतलब नॉर्थ से ही हूँ, मतलब नॉर्थ क्या, मैं तो इंडियन ही हूँ इसमें नॉर्थ साउथ क्या, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हाँ, मैं इस समय जहाँ रह रहा हूँ वो नॉर्थ है। जो मैं रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ नॉर्थ में। तो बेटा यहाँ पर ना हम लोग किसकी रोटी खाते हैं, हम यहाँ पे गेहूं की रोटी खाते हैं। कभी कभी हमने यहाँ पे मक्के की रोटी खाने को मिली है। समझ गए आप? चलिए आगे देखें। आगे आता है मिलेट्स। मिलेट्स को बोलते हैं हिंदी में बाजरा। ये क्या है? ऑल्सो कॉल्ड द कोर्स ग्रेन। इसे मोटा अनाज भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ये एक पॉइंट है, मोटा अनाज इसे कहा जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये कुछ इंपोर्टेंट बाजरा मिलेट्स हैं। कैसे हैं ये? इंपोर्टेंट मिलेट्स हैं। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर पाई जाती है, बहुत ज्यादा पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। मेज का मतलब क्या है? मेज का मतलब है मक्का। इट इज यूज्ड बोथ एज फूड एज फूडर, मतलब कि भोजन और चारे दोनों के रूप में ये यूज की जाती है। आगे मेनली खरीफ क्रॉप है, ज्यादा मुख्य रूप से देखा जाए तो कैसी क्रॉप है ये बेटा खरीफ की क्रॉप है, लेकिन कभी कभी बिहार में इसे रबी के मौसम में भी उगा दिया जाता है। अरे बिहार वालों को चलवाया भाई, वो तो कुछ भी कर दे आगे देखिए, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जो मक्के को उगाने में सबसे ऊपर रहते हैं। अगला आता है आपका पल्सेस। पल्सेस का मतलब है दालें, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? ये प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे लोग जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए एकमात्र जो ज्यादातर सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है आपका पल्सेस का मतलब दालों का। दालें, इसका मतलब क्या पढ़े? भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। ओ भाई, हम लोग उगा भी सबसे ज्यादा रहे हैं और खा भी इसी को रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के मामले में प्रोड्यूसर भी सबसे ऊपर है और खाने में भी सबसे ऊपर है। दूसरा, मेजर पल्सेस के बारे में बात की जाए, कौन कौन सी पल्सेस है? उड़द, अरहर, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम। ये सब क्या है? ये कुछ मेजर वाली जो मुख्य जो फसलें हैं, फसलों के अंदर जो पल्सेस हैं वो आपकी आती है उड़द, अरहर, मसूर, मूंग, पीस और ग्राम। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा आपकी उगाई जा रही है? यूपी, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है आपका फूड क्रॉप्स अदर देन सीरियल्स, मतलब कि अनाज। ये अभी हमने क्या पढ़ा इससे पहले वाले, देख ध्यान दीजिए, ये सब हम लोग ना खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इसको हम इन सबको कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम इन सबको कंज्यूम कर रहे हैं, हम इन सबको खा रहे हैं बेटा, हम इसका उपभोग कर रहे हैं, हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे पेट में जा रही है। आगे देखिए, अब आती है आपकी अगली चीज, फूड अदर देन जो सीरियल्स है, अनाज के अलावा। किसके अलावा? अनाज, जो अनाज है उसके अलावा कौन कौन सी खाद्य फसलें हैं? पहला आता है तिलहन, जिसे बोलते हैं ऑयल सीड्स। तिलहन मतलब ऐसी फसलें जो जिनसे तेल निकलता है, ऐसी फसलें जिनका क्या निकलता है? तेल निकलता है। जैसे ऑयल सीड्स कवर अबाउट 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लगभग जितना भी एरिया है जहां पे क्रॉप की जाती है, मतलब कि जहां पे एग्रीकल्चर होता है, प्रैक्टिस की जाती है, उसके टोटल 12% भाग पर क्या है? आपका ऑयल सीड्स है। आगे मेजर ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, लिनसीड, ठीक है, आपका कॉटन सीड, कैस्टर सीड और सीसम, ये सब क्या है? ये सब आपके प्रमुख तिलहन मतलब ऑयल सीड्स वाली आपकी क्रॉप्स हैं जिनका तेल निकाला जाता है। मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, कपास के तेल के बीज, इन सब का भी तेल निकलता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ऑयल सीड्स के मामले में जो कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा आगे मिलते हैं? एक मिलता है आपको गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर मैं आपसे बात करूं मूंगफली के मामले में, किसके मामले में? मूंगफली के मामले में। तो मूंगफली के मामले में बेटा जो गुजरात है वो सबसे ऊपर मिलता है, गुजरात सबसे ऊपर है। अब आती है चाय की बात। चाय ठंड का मौसम भी है, बड़े मजे से पीते हैं। आगे देखिए, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यार, हम लोग तो यहाँ भी पीछे हैं चाइना से। कोई बात नहीं, एक चीज में तो आगे हुए, पॉपुलेशन आगे देखो, ठीक है, चीन के बाद भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। आगे चाय की बात की जाए तो प्रमुख मेन आपकी जो मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है आपका असम। असम के बाद में क्या है आपका? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। एक बात ध्यान रखेंगे, जो दार्जिलिंग है ना बेटा, ये दूर नहीं है, मतलब अलग नहीं है वेस्ट बंगाल से, इसकी बात ध्यान रखेंगे। अगला केरल है, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय, ये मेन आपके ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर चाय मतलब कि टी उगाई जाती है। आगे अगला आता है आपका गन्ना। कौन सा आता है? गन्ना, सुगर केन कहा जाता है। ये ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अगर मान लीजिए हमारी अर्थ है, अर्थ में हमारा ये वाला हिस्सा आया इक्वेटर, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा,
इक्वेटर। इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बेटा ये आपका इक्वेटर वाला जोन हो गया, और इसके ऊपर आप जाओगे, यहाँ पे ये सब ट्रॉपिकल जोन पड़ता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और ये वाला भी हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन है। सॉरी, ये वाला यहाँ बनेगा ऐसे। अब ठीक है, ये वाला तो सब ट्रॉपिकल जोन है, मतलब यहाँ 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 और यहाँ 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 पे गेहूं सॉरी गन्ना उगाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों फसल हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य इसमें कौन कौन से हैं, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर पूरे भारत में बात की जाएगी गन्ने के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो बेटा इसका आएगा यूपी। क्या आएगा, यूपी। लेकिन ध्यान रखना एक चीज को, छोटी सी चीज है, मतलब आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि जो बेटा महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का जो गन्ना है इसमें मिठास बहुत ज्यादा होती है। यूपी के गन्ने में जो जूस होता है, जो मतलब पानी, पानी का मतलब एक तरह से जैसे जो उसका लिक्विड है, ज्यादा मात्रा में जो पानी है, जो जूस है, रसीला जो है, वो आपका ये है। लेकिन जिसके अंदर मिठास है वो महाराष्ट्र का गन्ना है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका कॉफी। कॉफी के मामले में देखिए, इंडियन कॉफी इज नोन एज फॉर इट्स गुड क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। बेस्ट क्वालिटी की कॉफी नहीं है हमारे यहाँ, समझे, बेस्ट क्वालिटी की कॉफी हमारे यहाँ पे अभी नहीं है। हाँ, बस अच्छी क्वालिटी की एवरेज है, एवरेज से बढ़िया कॉफी है। आगे देखिए, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। बेटा एक बात ध्यान रखना, कॉफी के बारे में एक बार बता देता हूं मैं आपको। अगर आपसे पूछें कि बताइए कॉफी के मामले में दुनिया में सबसे आगे या दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका कंट्री कौन सी है, तो बेटा चाइना। अरे नहीं भाई, चाइना नहीं है अभी तक। हाँ जी हाँ, हमने भी ऊपर पढ़ा कि चाइना हर चीज में आ रहा है, इंडिया दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन कॉफी के मामले में चाइना को भी पछाड़ रखा है। पता है किसने, ब्राजील ने। किसने, ब्राजील ने। बेटा ब्राजील जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक, कॉफी प्रोड्यूसर वाला कंट्री है। ठीक है, आगे देखिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती है, हॉर्टिकल्चर जिसे बागवानी फसलें कहते हैं। कैसे, कौन सी फसलें, बागवानी फसलें। कल्टिवेशंस ऑफ द फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स, यहाँ पे क्या है, फल और सब्जियों की खेती होती है हॉर्टिकल्चर के अंदर। इंडिया प्रोड्यूस बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। गर्मी वाले भी, सर्दी वाले भी, हर टाइप के, हर मौसम के यहाँ पे आपको फल देखने को मिलते हैं। अगर स्टेट की बात की जाए तो सबसे आगे आया महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये सब लोग क्या है, ये सब लोग इसके अंदर आगे मिलते हैं। ओके, आगे देखिए, नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर देखा जाए, ऐसी फसलें जो क्या है, जो फूड नहीं है। क्या नहीं है, फूड नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, ये गैर खाद्य फसलें हैं। हम इनको खाते नहीं है, बल्कि इनका हम कॉमर्शियल चीजों में यूज करते हैं। इनका व्यापार होता है, इनका बिजनेस होता है, ट्रेड होता है बड़े 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 लेवल पर। देखिए पहले नंबर पे आता है रबड़। क्या आता है, रबड़। भाई रबड़ आज के समय में ऐसा मान के चलो कि रबड़ नहीं तो मतलब जिंदगी ऐसे अधूरी से लगती है रबड़ के बिना, है या नहीं है। हाँ, रबड़ का हर चीज में यूज है। मैंने जो पेन पकड़ रखा है ना, इसके हाथ में भी रबड़ है। सच में, वास्तव में भाई, इनके हाथ में भी रबड़ है। और मैं अपने घर के आसपास चारों तरफ जहां भी नजर दौड़ाऊं, वहां पर रबड़ का कोई ना कोई कंपोनेंट मिल ही जाता है। और अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने नहीं देखी, तो आप जो साइकिल, स्कूटी, बस वगैरह के जो टायर देखते हो बेटा, वो रबड़ के ही बने हुए हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आपने कितने बच्चों ने सुना है, कितने बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने सुना होगा एक कंपनी का नाम, उसका नाम है MRF। MRF जरा ढूंढिए, गूगल कीजिए और पता लगाइए MRF की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलो आगे तो आओ, नोट्स पे आओ जाओ जल्दी से दोबारा से। रबड़, इक्वेटर्स मतलब इक्वेटोरियल क्रॉप्स, ये कैसी क्रॉप है, इक्वेटोरियल क्रॉप है, ये मतलब भूमध्य रेखीय फसल है। अब देखिए जब इसने बोला इक्वेटोरियल मतलब कि भूमध्य रेखा के आसपास की फसल, इवन इन ट्रॉपिकल रेंज अंडर स्पेशल कंडीशंस, ये क्या है, ये ट्रॉपिकल रेन में भी उगाई जा सकती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, अब आप खुद सोचो। जब ट्रॉपिकल है, और ट्रॉपिकल कौन सा होता है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बिल्कुल बीच को इक्वेटर कहते हैं। और ये आपकी जाती है आपकी एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत जो है वो बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ से ऐसे आधा करता हुआ जाता है, ऐसे जाती है भाई। तो हमारा तो हिस्सा ये वाला ही पड़ेगा ना, इक्वेटर के पास में। तो भाई हमारी जो खेती होगी रबड़ की, वो कहाँ होगी, वो नीचे दक्षिण भारत की तरफ होगी। कहां पर होगी,
दक्षिण भारत की तरफ होगी, ऐसे करके ये वाला जो हमारा भारत जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे खेती की जाएगी मेन इसके अंदर जी, बिल्कुल यहीं पे की जाएगी। इन्होंने बताया कि कौन कौन से प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, एक तो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार आइलैंड। ये एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो अच्छा बताओ कितने बच्चों को पता है कि यूनियन टेरिटरी कितनी है भारत की इस समय। यूनियन टेरिटरी मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स, राज्यों की संख्या प्लस नंबर ऑफ यूटीज की संख्या कितनी है। ठीक है, बताना जरूर, मैं भी देखता हूं कितने बच्चों को पता है। आगे देखिए फाइबर क्रॉप्स का मतलब है ऐसी फसलें जिसमें रेशे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रेशे। कॉटन, जूट, हेम्प क्या होता है? हेम्प को हिंदी में बोलते हैं भांग या फिर धतूरा। जी भगवान शिव जी। तो यहाँ पे एक पौधा होता है हेम्प का। बेटा हेम्प के बैग बहुत सुंदर लगते हैं रियल में। हेम्प के बैंक आप देखना, हेम्प के बैग आते हैं, वो जरा चेक करना। और आता है आपका नेचुरल सिल्क, मतलब ये फाइबर क्रॉप्स हैं, इनके रेशे निकालकर और उनसे सामान बनाया जाएगा और वो पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड में उसे बेचा जाएगा। ठीक है, तो कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, कपास, जूट, भांग और प्राकृतिक रेशम। अगर प्रोड्यूसिंग की बात की जाए तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हुए? महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये सब क्या है इसके अंदर आगे हैं। जूट, ओ भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में ऐसे कैसे पूछ लेता है कि बताइए गोल्डन फाइबर का मतलब होता है, इसे हिंदी में भी यहाँ गोल्डन फाइबर लिख दिया बेटा। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा सुनहरा रेशा। कौन सा रेशा? सुनहरा रेशा कौन सी फसल या कौन से गैर खाद्य फसल को कहते हैं? वो है बेटा जूट। समझ गए? सुनहरा रेशा, रेखा लिख दिया मैंने, सॉरी रेशा है, यहाँ पे रेशा लिख देते हैं, रेशा। ठीक है, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर इसे कहा जाता है। आगे जूट के प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? एक तो है आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम और मेघालय। ठीक है, अब आता है बेटा इसमें एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या कि टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टू हेल्प फार्मर्स। किसानों की मदद के लिए संस्थागत और तकनीकी सुधार कौन कौन से हैं? पहला तो आया यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस प्रोविजंस, मतलब कि फसल का बीमा करवा दो। क्या करवा दो? फसल का बीमा करवा दो। अब एक चीज बताइए, आपको ध्यान है जय जवान जय किसान, नारा सुना है ना आपने, ये जय जवान जय किसान है ना। अच्छा एक आप कमेंट करके बताएंगे कि ये किस महापुरुष ने इसका नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और बाद में एक नारा और आया अभी रिसेंटली में, अगर आपने न्यूज वगैरह देखी हो, अगर आप थोड़ा सा अपडेट रहते हो न्यूज वगैरह में, अखबार वगैरह में, अपने दोस्तों में भी, तो आपने सुना होगा जय जवान जय किसान। और इसमें एक नई चीज और जोड़ दी, जय विज्ञान। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये किसने नारा दिया? मतलब नारा तो था जय जवान जय किसान पहले से, उसमें जय विज्ञान किसने जोड़ा, ये आप मुझे बताएंगे। दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाएंगे। आगे देखिए क्रॉप इंश्योरेंस प्रोविजंस, मतलब कि फसल के लिए बीमा भी दिया हुआ है। हाँ जी, ये बीमा किस चीज का होगा? पहले तो सूखा पड़ना, मतलब कि ये प्रोटेक्शन देगा किसके लिए? अगेंस्ट उसके ड्राफ्ट, फ्लड, फायर और डिजीज। समझ गए आप? मतलब कि फसलों में आग लग जाना, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना और बीमारी या कोई भी कीट वीट जो भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं उन सबके बचाव के लिए फसलों का बीमा कराया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इससे किसानों को मदद मिलेगी। जी हाँ मिलेगी, पक्का मिलेगी। दूसरी चीज इन्होंने दूसरा स्टेप क्या उठाया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, मतलब गांव के अंदर ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना। घर घर मतलब हर जगह पर जाकर आप देखोगे तो हर गांव में देखोगे तो आपको गांव के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, आपको एक बैंक मिलने को मिलेगा। इसलिए क्या काम करेगा बैंक, अपना क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, ये लोन प्रोवाइड कराएगा एट लोअर इंटरेस्ट रेट, कम ब्याज की दरों पर ऋण को उपलब्ध कराएगा। तीसरे इसका तरीका क्या निकला, जो निकला गवर्नमेंट स्कीम में क्या निकला, पहले नंबर पे निकल कर आया किसान क्रेडिट कार्ड। जी क्रेडिट कार्ड होता है, वो भी किसानों का। जी हाँ, किसानों का भी क्रेडिट कार्ड होता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसमें ये लोग क्या करेंगे, किसानों को आसानी से लोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर वो क्या करेगा, वो उसकी हेल्प करेगा। दूसरी स्कीम इन्होंने क्या निकाली, वो निकाली पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में PAIS है, पेस।
केसीसी और पेसी, दो स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज फॉर फार्मर्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, मतलब कि व्यक्तिगत अगर दुर्घटना होती है तो उसके लिए उनका पर्सनल, क्या ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, आगे चौथी चीज इन्होंने क्या निकाली, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स एंड वेदर बुलेटिन्स, मतलब सरकार ये चाहती है कि हमारे किसान भाइयों को कोई समस्या ना हो, उसके लिए मानसून कब भारत में आ रहा है और कब जाने वाला है, और अभी भी कहां कहां तक वर्षा लेकर आएगा, बारिश हो सकती है, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, मौसम का सारा हाल जान पहचान सब रूबरू करा देता है ये इसके माध्यम से। इसके अंदर क्या करता है वो रेडियो के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, इन सब के ऊपर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है, ब्रॉडकास्ट करवा देता है हर जगह, चिल्ला चिल्ला के हर जगह बता देगा भाई, चिल्ला चिल्ला के हर जगह बता देगा, और एजुकेट कर देगा फार्मर्स को। एजुकेट तो नहीं करेगा कह रही है फार्मर्स को, एजुकेट का मतलब नहीं है, लेकिन इतना है कि हाँ ये इन्फॉर्म कर देता है, यहाँ पे सूचना जो होती है वो पहुंच जाती है किसानों के पास कि हाँ भाई यहाँ पे क्या चीज होने वाली है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है एमएसपी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसके अंदर, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। बेटा इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो कोई और बना दूंगा एमएसपी के ऊपर, जहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एमएसपी क्या होता है। ये बहुत जरूरी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसे कहते हैं बेटा, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये अनाउंस करता है गवर्नमेंट। ध्यान रखना एमएसपी एक कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे कि एमएसपी साल में कितनी बार आता है, गवर्नमेंट इसे अनाउंस करती है। आप लिखा है ना, गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, अनाउंस करती है, अनाउंस बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन बाय द मिडलमैन एंड द स्पेक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला सट्टेबाजों या बिचौलिया जो बीच के खाने वाले होते हैं उनके शोषण से रोकने के लिए, ठीक है, सरकार के द्वारा घोषित होता है, अनाउंस किया जाता है। तो आप बताएंगे एमएसपी साल में कितनी बार अनाउंस जाता है। दूसरी चीज अगला इन्होंने निकाला, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर कल्चरल रिसर्च, ICAR फुल फॉर्म। ध्यान रखना बेटा यहाँ पे जो जो चीजें लिखी गई हैं जैसे KCC, PAIS, MSP, ICAR, ये सब क्या है, ये सब इसके अंदर फुल फॉर्म एज इट इज पूछी जाएगी। बेटा देखिए बोर्ड का एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि आपकी चीजें कवर कर ली जाए। ठीक है, तो ICAR का यहाँ पे संगठन जो भी बनाया हुआ है, यहाँ पे परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और उससे संबंधित जितनी संस्थान है उन सबको एस्टेब्लिश कर दिया गया, उसकी स्थापना कर दी गई है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICAR एंड द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, मतलब कि ICAR की स्थापना हो गई है और खुद यूनिवर्सिटीज बनाई गई है जो सिर्फ खाली क्या काम करेगी, एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करेगी, उसकी पढ़ाई करवाएगी, और वहीं पे बच्चों को ग्रेजुएट भी कराएगी और एग्रीकल्चर क्या बनाएगी, साइंटिस्ट बनाएगी। ठीक है, आगे तो डेवलपमेंट ऑफ द वेटरनरी सर्विसेज एंड द एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, यहाँ पे इन्होंने एक बात और बताई क्या कि भाई पशुओं के लिए भी इन्होंने काम किया है जी, हेल्थ उनकी अच्छी रहे, ये काम बहुत अच्छा है। और पशुओं के प्रजनन के केंद्रों का भी विकास किया है। प्रजनन का मतलब क्या होता है यहाँ पे बेटे, यहाँ पर इसका मतलब है ब्रीडिंग का मतलब कि यहाँ पर जब एक पशु अपने बच्चे को पैदा करता है, ठीक है, एक बच्चू जब किसी दूसरे अपने यंग वन को जन्म देता है, वहां पर भी उसका ध्यान रखा जाता है। आगे फोर्स ऑन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड द वेदर फोरकास्टिंग टू बेनिफिट फार्मर्स, बागवानी विकास और मौसम पूर्व अनुमान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ रिसोर्सेज है, कुछ तरीके हैं, इसके द्वारा हम क्या करने वाले हैं, इसके द्वारा हम फार्मर्स की हेल्प करेंगे। समझ गए आप? आगे देखें। ओ चलो फिर, थैंक यू, शब्बा खैर, ध्यान रखिए अपना, सत श्री अकाल, नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली क्लास हम जल्दी लेकर आने वाले हैं, तब तक आप बाकी सब्जेक्टों पे भी ध्यान दीजिए और अब की बार बोर्ड पार। चलिए मिलते हैं, बाय।